मॉर्निंग छात्रों, मैं आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और व्यवसायिक शिक्षा के थोड़ी आवाज़ें भी आ जाती हैं बगल में, लेकिन कोई बात नहीं। पर्यावरण संसाधन में हम लोग पढ़ेंगे ये तीसरा चैप्टर आपका। कुल आपके सामान्य आधारित विषय में करीब अगर 9, चूँकि 2 खंड है, पर्यावरण और ग्रामीण विकास, और दूसरा खंड है उद्यमता का विकास। तो इसमें 9, 5, 14 और 8 इधर हैं, तो 13, 8 करीब 21 चैप्टर हैं। और इसको हम लोग एक दिन में ही देखिए 3 चैप्टर लगभग ख़त्म कर ले जाएंगे। तो इस तरह से आप समझें कि कक्षा 11 हम लोग बहुत तेज़ी से ख़त्म करेंगे। जो क्लास में पूछना हो इस पर आप कमेंट से भी पूछ सकते हैं और क्लास में पूछ सकते हैं, और जैसा भी आप उचित समझें। तो ये थोड़ी बहुत आवाज़ें आती रहेंगी, तो मैं चूँकि एडिट वगैरह नहीं, बस सीधे डायरेक्ट क्लिक एंड ट्रिक और अपना काम कर रहा हूँ। तो अगर आवाज़ों को थोड़ा इग्नोर करते हुए आप जो है जानने की कोशिश करिए कि पर्यावरण संसाधन में भगवान ने आपको मिट्टी, खनिज और पौधे तथा जंतु दिए हैं। तो मिट्टी का उपयोग, तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये बहुत ही, यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, और सब्जी फसलें मिट्टी भी पैदा होती है। मिट्टी तो हमारे जीवन का एक तरह से आधार ही कहिए, और यह कहिए संस्कृति ही है। तो दक्षिण पठार में जो है रत्नगर्भा एक मिट्टी पाई जाती है, भारत के दक्षिण पठार एरिया में। और यहाँ पर इस रत्नगर्भा मिट्टी के अंदर गर्भ में खनिज की अपार संपदा दबी हुई है। यहाँ कपास की खेती अच्छी होती है और इसका रंग काला होता है। तो मिट्टी एक तरह से आपकी माँ है, इसी की गोद में हम पैदा हुए हैं और यही हमारा अंत भी है। और ये पेज हमको यही बताता है। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो लें, और आराम से इसको मैं थोड़ा बड़ा भी करके आपको 1 मिनट में दिखा देता हूँ कि ये मिट्टी का उपयोग अगर आपसे पूछता है तो आप ज़रूर बताएं ये सब चीज़ें। और भारत में मिट्टी के प्रकार, अगला चैप्टर अगर हम देखें तो, सॉरी टॉपिक कंटेंट। तो भारत में मिट्टी के प्रकार आप जानते ही हैं, काली मिट्टी है। और काली मिट्टी ये, इसमें लोहा, चूना, पोटास भरपूर मात्रा में होता है। और फिर लैटराइट मिट्टी जो है चट्टानों, ये बनती है चट्टानों के टूटने फूटने से। और ये महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। आप देखे होंगे वहाँ पे अगर ट्रेन वगैरह से जाते हुए, थोड़ा लाल। और इसमें, इस मिट्टी में चूना और फास्फोरस की बहुत कमी होती है। बलुई मिट्टी, इसका देखें तो हम, इसमें मोटा अनाज पैदा होता है, जैसे मूंग, मोठ, ज्वार, बाजरा। और सिंचाई की सुविधा अगर ना भी मिले तो इसके अंदर आपका, इसमें पैदा हो जाता है बलुई मिट्टी के अंदर अगर आप देखें तो। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी जो है आपकी, ये बहुत कम होती है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, पर्वतीय पथरीली मिट्टी और पर्वतीय चूना मिट्टी। अगर आप दूसरे चैप्टर पर देखें तो ये चूना मिट्टी, और आपका यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ज्वालामुखी की मिट्टी, ये आपका। और भारत में मिट्टी की समस्या क्या है तो जान ही रहे हैं, जैसे उपजाऊ मिट्टी बहुत ज़्यादा नहीं है बढ़ती जनसंख्या के हिसाब से, और अलग से रासायनिक खाद डाल के, तो मिट्टी की समस्या तो है ही है। और कुछ देर के लिए इसका उपाय अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कुछ दिन के लिए एक आध फसल के लिए परती छोड़ देना चाहिए, देसी खाद का यूज करना चाहिए, गोबर गैस की संयंत्र लगा कर उसका खाद रखना चाहिए। एक गड्ढे में कूड़ा कचरा इकट्ठा करके, जानवरों का भी मलमूत्र इकट्ठा सड़ा के उसको उसमें डालना चाहिए। और कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, इससे आपका यही कारण है, आपका कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और प्रदूषित जल ये हो, या आपका इससे जो है आपका भूक्षरण, मिट्टी जो है एक तरह से भूक्षरण से, मतलब एक तरह से ये कहिए कि रेंगती मृत्यु है, कि कहीं भी धीरे धीरे इसका क्षरण हो जाता है। तो अगले चैप्टर में, सॉरी अगले कंटेंट में आप देखें तो मिट्टी का कटाव, मिट्टी अपदरण क्या है। तो वह क्रिया जिसमें पानी का, गाजीपुर में भी देखते होंगे कि बाढ़ वाढ़ आती है तो अक्सर मिट्टी का अपने स्थान से, सतह से हटने लगती है, तो इसी को हम मिट्टी का कटाव कहते हैं। और ये तीव्र पवन और मूसलाधार वर्षा, तेज बहता हुआ जल, बाढ़ आदि से होती है। और मृदा कटाव देखने को मिलते हैं, एक चादरी टाइप और एक सरपण टाइप। तो ये 2 तरह के आप मृदा कटाव देखने को मिलते हैं। और इसका प्रभाव भी है कि मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है, सिल्ट की कमी, सिल्टी ज़्यादा हो जाता है जो है, इससे नदियों के में इकट्ठा हो जाता है, अकाल भी पड़ता है।
और मृदा अगले चैप्टर इसको आप थोड़ा ऊंचा भी करके देख लें तो मिट्टी के कटाव का मृदा अवतरण क्या है ये आपको समझ में आता है। थोड़ा सा अगर फ़ोटो साफ नहीं आई हुई हो तो आप इसको अपने मोबाइल पे ऐसे छोटा करके भी देख लेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ इसमें बोल के ही बता दूँ और हेडिंग आपको समझ में आनी चाहिए। और अगला अगर हम पेज लें, ये साफ है आपका, तो इसमें आप देखें तो मृदा संरक्षण के उपाय आपसे पूछ सकता है। तो कृषि से आप इसको हरी खाद बना के और अच्छी जुताई करके, और दूसरा पशु संबंधित उपाय आप दे सकते हैं। 4 ही हैं बढ़िया। परू इसकी चराई पर नियंत्रण करें, चारागाह का प्रबंध करें, और उसके बाद आपका इसमें वन संबंधी उपाय भी आपका है। तो कृषिगत उपाय हुआ, ये पशु संबंधित उपाय हुआ, और अगर अगले पेज में जाएं आप तो वन संबंध उपाय और यांत्रिक भी बांध का निर्माण करके भी आप जो है यहाँ देखें तो यांत्रिक उपाय है। ये यांत्रिक उपाय से आप बांध का निर्माण करके भी मिट्टी का वो रोक सकते हैं। चलो, खनिज संसाधन तो आप जानते ही हैं आपके देश में बहुत है। लोहा से लेके सोना चांदी जो हमारे ज़मीन में पाया जाता है, और बहुत प्रकार के खनिज हैं जैसे बहुमूल्य सोना चांदी, मैंने नाम ले ही दिया आपको। कोयला से लेके बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके यूज़ में हैं और आप इसका उपयोग करते हैं। तो ऐसी चीज़ों को हम खनिज के प्रकार भी आप कहें तो शक्ति खनिज है, बहुमूल्य खनिज है, और औद्योगिक धात्विक खनिज है, और आपका सीधे आर्थिक उपयोग के लिए आपका खनिज है। तो इस तरह के खनिज हैं। और आगे अगले चैप्टर में हम देखें, सॉरी अगले पेज पे, तो यहाँ पे आपको खनन के पर्यावरण प्रभाव, मतलब जो हम खनन कर रहे हैं, जिस तरह से वन का विनाश कर रहे हैं या मृदा का विनाश कर रहे हैं, तो भूमि से खनिज निकालते जा रहे हैं तो वो बीहड़ में बनता जा रहा है। जलवायु का प्रभाव आपका जो है, तो ये सब पर्यावरण पर प्रभाव तो डालेंगे ही, और वर्षा में औसत में कमी हो जाएगी, और जो है भूस्खलन होगा, जलवायु का इस पर भी प्रभाव पड़ेगा आपका, वर्षा थोड़ा कम ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ है। और अगला पेज में अगर आप इस पे आ जाएं तो ये सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई मनुष्य के वन से मनुष्य का क्या नाता है। तो सर जी देखिए, वन लोग कहते हैं एक वृक्ष 10 पुत्र समान, ऐसा तो मनुष्य का नाता बहुत साफ है। भगवान कृष्ण द्वापर में भी, और महाभारत काल में, और प्राचीन काल के राजा भी चौथा जो होता था वो संन्यास आश्रम में शेष जीवन व्यतीत करते थे। तो ये बहुत ही कहावत प्रचलित थी कि चौथे पन में निप जंगल जाही। तो मतलब चौथा जब 75 से 100 वर्ष में ये जंगल जाते थे, तो उस समय वृक्षों का मनुष्य से, वनों का मनुष्य से बहुत पुराना नाता है। और इसको आप इसका महत्व भी देख लें तो महत्व है, ये हमारा रक्षात्मक कार्य करता है, उत्पादन का कार्य करता है, छोटे कार्य भी करता है, जैसे शादी ब्याह में पीढ़े वगैरह बनाए जाते हैं। तो ये छोटे मोटे कार्यों में भी इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बहुत ही महत्व है। और अगर हम इसके विनाश को करेंगे तो हमारा क्या होगा, देखिए यहाँ पर विनाश है। इसके कारण क्या हैं आपका, कि वन भूमि काट के आप मकान बना रहे हैं, इससे जो है आपका, और व्यापारिक बागवानी, मतलब वन को काट के आदमी अमरूद का बगीचा ये सब कर देने से आपका व्यापारिक बागवानी, देखिए यही कभी पूछता है व्यापारिक बागवानी क्या है, तो इससे में आप जो है अपना बागवानी कुछ करते हैं तो इससे आपका कम हो रहा है वन विनाश। और वनों की ममतापूर्वक कटाई हो रही है, और यातायात का मार्ग भी बनाया जा रहा है, जलाशय का निर्माण हो रहा है। तो ये सब वन एक तरह से पेड़ पौधे काट ही के ये सब चीज़ बन सकती हैं। और अगले चैप्टर में हम देखें तो वनों के प्रकार, देखिए अक्सर पूछ देता है 3 प्रकार के वन होते हैं। इसको मैं आपको उष्णकटिबंधीय आप जानते ही हैं, शीतोष्ण और शंकुवृक्षी वन। तो 3 प्रकार के वन आप याद रखिए, और ये आपको अक्सर पूछ भी देता है। और बाकी एक जीके के क्वेश्चन में अगर हम आए
तो ये एक टॉपिक बनता है कि भारत में वन का क्षेत्रफल कितना है। तो 2013 में करीब 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल था। और इसको आगे अगर हम देखें तो भारत में जो वन हैं आपके पर्वतीय वन है कहाँ पे हैं, ये आप देखिए तो सदाबहार वन यहाँ पर आता है। ये वन जो है बड़ा फेमस है। ये ताड़, बांस, रबर, ये इसके लिए अबनूस, चंदन आदि के वृक्ष यहाँ मिलते हैं। और ये हिमालय प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर होगी वहाँ पर ये वन मिलते हैं आपको। और पतझड़ी वन तो आप जानते ही हैं, ये पश्चिम बंगाल में हैं, आपके मिल जाएंगे। और बिहार में, उड़ीसा में मिल जाएंगे। और इसमें जो है शीशम, सागौन, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और सूखे वन को भी आप जब समझ सकते हैं कि ये वन राजस्थान और दक्षिण पंजाब में अक्सर पाए जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें बबूल की लकड़ी, हल, बैल गाड़ी आदि बनाने के कार्य आने वाली और छाल पकाने के काम में आने वाली लकड़ी होती है। और समुद्र तटीय वन अगर आप देखें तो समुद्र के किनारे डेल्टा पाए जाते हैं। तो डेल्टा को इसमें सर्वाधिक सुंदर वन है। और इसमें आप ताड़, नारियल, खैर, शीशो आदि के वृक्ष जरूर आपको मिलेंगे। इसके अंदर ये आप देखें आदि के वृक्ष ज़्यादा हैं। और इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं छोटा कर देने पर, और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और आगे अगर हम देखें तो वन के लिए अगर आपको सुझाव मांगे तो आप वही कहते हैं, जनता को जागरूक करिए और कर्मचारियों की जो संख्या है उसको बढ़ाइए। सरकार की भी अपनी योजना होनी चाहिए, वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लीजिए। और कृषि और वन विभाग में समन्वय होना चाहिए ताकि वन का विकास हो सके। और स्वतंत्र भारत की आगे मैं पेज पे आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। एक अच्छा जीके भी है कि हमारा यहाँ भारत की हमारी सरकार की वन नीति, ये सरकार की वन नीति आपकी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में इसको स्थापित किया गया था राजा प्रबंधक इंग्लैंड के राजा के उसकी देखरेख में, लेकिन क्रियान्वित नहीं हो सका। 1864 में सर्वप्रथम जो है वन विभाग स्थापित किया गया। और 94 में भारत सरकार ने वन नीति की घोषणा की, जिसके प्रमुख उद्देश्य यही थे कि देख लें आप पेज में क्या प्रमुख उद्देश्य थे इनके। तो प्रमुख उद्देश्य इनके यही थे चारों, देखिए। टिम्बर वन, ये वन जो है इमारती लकड़ी के लिए, गौण वन बांस वगैरह के लिए, चारण वन और रक्षित वन। 72 में इसमें संशोधन किया गया वन नीति में। करीब 72 में सुरक्षित वन और श्रेणीहीन वन में इसको बनाया गया। और उसके बाद फिर स्वतंत्र भारत की वन नीति जब 13 मई 1952 को बनी। और इसमें मुख्य बातें यही रहीं कि अधिनियम अधिकतम उत्पादन को बढ़ाया जाए, इमारती लकड़ी की, पशुओं की चारागाह की व्यवस्था किया जाए, प्रत्येक राज्य अपनी अपनी नीति निर्धारित करे। और इनको 4 श्रेणी में बांटा गया, राष्ट्रीय, रक्षित और ग्रामीण वन और वृक्ष प्रदेश। राष्ट्रीय वन नीति के अंतर्गत 4 ठो, राष्ट्रीय वन, रक्षित वन, ग्रामीण वन और वृक्ष प्रदेश। और इसके बाद अगर हम आगे थोड़ा चैप्टर ये अच्छा है और जीके से भी रिलेटेड है, थोड़ा हम लोग इसको आगे देख लेते हैं बढ़ के। तो वन्य जीव संरक्षण, ये भी आप, चूँकि वन में आपने देखा होगा कि वन में आप जानवरों को नहीं मार सकते हैं, तो इससे जो है इस पर भी वन्य जीव संसाधन और संरक्षण के नियम बनाए गए। क्योंकि ये आपसे पूछ सकता है कि ये क्या है, तो ये अधिनियम 1972 में बना, और वन्य जीव संरक्षण। और ये आपका, उसके बाद इसके उद्देश्य भी वही थे कि पशुओं का शिकार ना हो, ये सब चीज़ें। और इसको 1980 में इसको और संशोधित किया गया, और 88 में आखिरी संशोधन इसका हुआ। ये भी आप यहाँ देख लें कि वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में और संशोधन इसका 88 में किया गया। 25 अक्टूबर 80 में इसका वन्य संरक्षण अधिनियम बनाया गया पूरा, और इसको संशोधित 88 में किया गया।
और इसके अंदर भारत के राष्ट्रीय पार्क और अभय वन। तो देखिए पार्क तो आप जाते ही हैं, अभय वन वो होता है कि जहाँ पर भारत में करीब 200 अभय वन हैं और तथा राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना है। तो अभय वन का वह स्थान है कि जहाँ पर जंगली जीवधारियों को अभय दिया गया हुआ है, वहाँ उसको आप मार पीट नहीं सकते और उसको पकड़ने पर भी प्रतिबंध है। इस पे कई लोग जेल जा चुके हैं। तो इसमें अक्सर पूछता है, जैसे जीके का एक क्वेश्चन है, काजीरंगा, ये इनको अंग्रेजी में कहें तो सेंचुरी कहते हैं, अभय वन को सेंचुरी। तो काजीरंगा पूछता है कि ये जीके में का कि कहाँ है। तो ये आपका काजीरंगा आपका 1926 में असम में है, स्थापित हुआ और यहाँ हाथी, चीता, शेर ये हैं मानव। उसके बाद आपका वनों के बारे में यहाँ आप आराम से देखें। और उसके बाद इसमें जो इम्पोर्टेंट हमें वन लगते हैं कि जो जीके में आ जाते हैं, जैसे कि कॉर्बेट वन आपका, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ है। तो ये कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क आपका, मैं क्वेश्चन आंसर पे आ गया थोड़ा एक पेज पहले। और ये कॉर्बेट, इसमें मैं इम्पोर्टेंट बोलता हूँ आपको, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क ये आपका जो है राष्ट्रीय, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। और ये यहाँ पर दुर्लभ जीव जंतु हैं और शहद की मक्खियाँ रेंगने वाले जीव, घड़ियाल, कई तरह की चीज़ें हैं। ये राष्ट्रीय पार्क है। और कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो है आपकी, ये मध्य प्रदेश में है और ये बंजर घाटी में, और इसका क्षेत्रफल भी 940 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पे विभिन्न जीव जंतु हैं। और इसके बाद ये अभ्यासी प्रश्न हमारा आ जाता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्यों घट रही है और क्या कारण है इसका। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब क्यों घट रही है। तो भूमि के लिए कुछ समय के लिए परती नहीं छोड़ेंगे तो उसकी उर्वरा शक्ति घटेगी। और वनों का ह्रास वही है, ईंधन और लकड़ी की मांग की वजह से। और जनसंख्या भी आपका मुख्य कारण आपका है, और जनसंख्या मुख्य कारण है आवश्यकताओं में निरंतर वृद्धि का। तो जनसंख्या ही मुख्य कारण है वनों के ह्रास का आपका यहाँ पर। और उसके बाद फिर आपका छोटे छोटे क्वेश्चंस, आपका वही मृदा अपक्रमण क्या है, इससे क्या आशय समझते हैं, मृदा प्रदूषण क्या है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी हैं। और इसके 4 प्रभाव बताइए। इस तरह से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और थोड़ा 4 नंबर के इस तरह से पूछ लेगा आपसे कि वन कृषि को विनाश के 4 प्रमुख कारण बताइए, वन विनाश के शक्ति के 4 संसाधन बताइए। 2 नंबर के क्वेश्चंस में है। भारत उर्वरकों के प्रभाव से जो रासायनिक आप डाल रहे हैं खेतों में, तो उससे क्या नुकसान आपका हो रहा है। और इसी में बड़े क्वेश्चन में अगर आप देख लीजिए तो 3 पेज के या 250 शब्द के हैं। तो वही पर्यावरण की परिभाषा दीजिए, औद्योगिकरण में पर्यावरण क्या है और किस तरह से संतुलित करते हैं। फिर किसी में रासायनिक खादों में लाभ और खतरों को समझाइए, 3 पेज में समझाएं आप उसको। और यही सब चीज़ें आप इस पेज में, ये चैप्टर 3 है आपका। और मैंने पहले ही कहा कि अगर 3 चैप्टर के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे इससे, तो 21 चैप्टर को हम लोग बहुत आसानी से 1 महीने 2 महीने में ख़त्म कर लेंगे 11 और फिर 12 की बुक को। और 1-2 महीने में ख़त्म करके फिर हम लोग रेडियो टीवी भी अपना धीरे धीरे एक चैप्टर लेते चलेंगे और उसको भी 11-12 का इस साल फिर इस स्टाइल में जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, ताकि इसमें ज़्यादा डाटा भी नहीं जाएगा आपका और पेज भी नहीं डाउनलोड करना होगा। आसानी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्योंकि क्लास में भी आप मेरे सामने हैं और थोड़ा वीडियो में भी हैं। मेनी थैंक्स छात्रों, सपोर्ट करें।